So hello viewers, in this video we are going to talk about the very famous work, The Study of Poetry, which has been written by Matthew Arnold. Matthew Arnold was an English poet and a cultural critic. वो एक पोएट और क्रिटिक भी थे, स्पेशली उन्हें कल्चरल क्रिटिक भी कहा जाता है. He was born on 24th of December 1822. 24 दिसंबर 1822 में उनका जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1888. 15 अप्रैल 1888 में उनकी मृत्यु हो गई. ही वर्कड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और वो स्कूल के इंस्पेक्टर के तौर पर वर्क करते थे. ही वॉज द सन ऑफ द सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल थॉमस आर्नल्ड. उनके पिता रग्बी स्कूल के बहुत ही जाने माने हेडमास्टर थे जिनका नाम था थॉमस आर्नल्ड. हिज ब्रदर्स वर ऑल्सो लिटरेरी प्रोफेसर्स. उनके जो भाई लोग थे वो भी लिटरेरी प्रोफेसर्स थे एंड नॉवेलिस्ट भी थे. ही हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड एज अ सेज राइटर. उन्हें एक बहुत ही सेज टाइप के राइटर के तौर पर देखा जाता है. सेज मीन्स संत होता है, यानी काफ़ी सीधे साधे. बिकॉज ही रोट ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज, क्योंकि उन्होंने समकालीन सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी लिखा. हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनके कुछ जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी जो आपने पढ़ी भी होगी शायद, थर्सिस, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा एंड द स्टडी ऑफ पोइट्री जो कि एक प्रेजेंट वर्क है. आइए हम आगे इसमें डिटेल्स में बात करेंगे. द स्टडी ऑफ पोइट्री इज़ अ क्रिटिकल ऐसे बाय मैथ्यू आर्नल्ड. मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा एक बहुत ही क्रिटिकल ऐसे है. क्रिटिकल कहा जाता है क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है और जो एक अच्छा मैसेज देता है सोसाइटी को. इन दिस ऐसे आर्नल्ड क्रिटिसाइजेज द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. वो क्रिटिसिज्म की जो आर्ट है उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं कि क्रिटिसिज्म कैसे किया जाना चाहिए. व्हाट शुड बी द वे ऑफ ट्रू क्रिटिसिज्म. सही तरीका क्या होना चाहिए. आपने इससे पहले शायद पढ़ा हो जो ट्रेडिशन है, इंडिविजुअल टैलेंट है, उसमें टी.एस. इलियट ने अपने राय रखे हैं, अपने विचार रखे हैं. उसी तरह से इन्होंने अपने विचार रखे हैं. ही बिलीव्स दैट द आर्ट ऑफ पोइट्री इज कैपेबल ऑफ हाई फेट्स. यानी उनका मानना है कि जो पोइट्री है उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. इट मस्ट नॉट कंटेन एनी फ्लॉ एज इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लर्निंग. क्योंकि एक इंस्पिरेशन और लर्निंग का ग्रेट सोर्स, बहुत बड़ा स्रोत होता है रीडर्स के लिए. इट इज़ द आर्ट विच इंक्लूड्स आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स. यानी पोइट्री एक ऐसा आर्ट है जिसमें आइडियाज को फैक्ट्स के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाता है. ही सेज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ पोइट्री. हमें पोइट्री की कीमत समझनी चाहिए एज इट शोज मिरर टू आवर लाइफ, क्योंकि ये हमारे जीवन को एक आईना दिखाने का काम करती है. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट पोइट्री इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी. उनका ये भी मानना है कि पोइट्री जो है एक ना अलग किया जा सकने वाला हिस्सा है, चाहे वो साइंस का हो या रिलीजन का हो या फिलोसफी का हो. दे ऑल आर इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री. ये तीनों ही पोइट्री के बिना अधूरे होंगे. आर्नल्ड डिफाइंस पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. और शायद आपको पता ना हो तो ये पोइट्री को एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ भी देखते हैं. ही प्रूव्स प्लेटो रॉन्ग बाय सेइंग दैट पोइट्री इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ फॉर द मैनकाइंड. वे प्लेटो के ओपिनियन के अगेंस्ट कहते हैं कि पोइट्री जो है एक सोर्स ऑफ कंफर्ट है, यानी हमें राहत देती है, रिलीफ देती है फॉर द मैनकाइंड. ये पूरी मानव जाति को एक शांति प्रदान करती है. When a person reads poetry, जब एक व्यक्ति पोइट्री पढ़ता है, he tries to estimate whether it is in the best form or not. पता करने का प्रयास करता है कि ये अपने बेहतरीन फॉर्म में है नहीं है, बेहतरीन रूप में है नहीं है. Therefore, there are 3 ways which are used to estimate a poetry. और पोइट्री को एस्टिमेट करने के जो होते हैं वो 3 तरीके होते हैं. ये मैथ्यू आर्नल्ड का व्यक्तिगत तौर पर मानना है. पहला है द रियल एस्टिमेट. रियल एस्टिमेट क्या होता है? इट इज़ एन अनबयास्ड व्यू रिगार्डिंग द पोइट्री. ये पोइट्री को लेकर एक अनबयास्ड व्यू होता है, यानी पक्षपात नहीं करता ये किसी की तरह का. इट डज नॉट एग्जिस्ट वेरी ऑफन बिकॉज इट इज सरपास्ड बाय द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट. ये ज़्यादा कॉमन नहीं है
ना ही ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बायसनेस आ ही जाती है क्रिटिसिज्म में या पोइट्री की एस्टिमेशन में, कहीं ना कहीं बायसनेस दिख जाती है, चाहे वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर हो या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को लेकर हो। अब दूसरा है द हिस्टोरिक एस्टिमेट। इट यूजेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर वर्क। किसी पर्टिकुलर वर्क को कंपेयर करने के लिए जो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का यूज़ करा जाता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल एंड पर्सनल एस्टिमेट बिकॉज इट इंक्लूड्स द पास्ट रिकॉर्ड। ये पास्ट रिकॉर्ड को यूज़ करके किसी पोइट्री को एनालाइज करती है, और इसी कारण से ये रियल और पर्सनल एस्टिमेट से बिल्कुल ही अलग होती है। द पर्सनल एस्टिमेट क्या है? तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सनल टेस्ट। ये उस क्रिटिक के पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसकी पसंद नापसंद। इट इज़ द रीडर हु डिसाइड्स हिज जजमेंट ऑफ पोइट्री। इसमें रीडर ही डिसाइड करता है। आर्नल्ड सेज दैट बोथ द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट्स आर फैलेसियस। मतलब जो हिस्टोरिक और पर्सनल एस्टिमेट्स हैं वो फैलेसियस हैं, उसमें खामियां हैं, कमी है। एट द सेम टाइम ही सेज दैट इट इज़ नेचुरल, लेकिन ज़्यादा जो नेचुरल होता है, स्वाभाविक, यही देखने को मिलता है। फर्दर ही सेज दैट हिस्टोरिक एस्टिमेट कैन नॉट नोटिस द वीकनेस ऑफ अ पोइट्री। कहते हैं कि हिस्टोरिक जो एस्टिमेट होता है वो पोइट्री के वीकनेस को नोटिस नहीं कर पाती है, पोइट्री की वीकनेस पर इसका ध्यान नहीं जा पाता है। ही आर्ग्यूज that a true classical poet writes his poetry for the real pleasure of readers। वो रीडर्स के रियल प्लेजर के पर्पज से लिखी जाती है, यानी रीडर को क्या पसंद होगा। He also appeals to his readers not to be blind while reading a poetry। वो कहते हैं कि पोइट्री को पढ़ने वक्त आप ब्लाइंड ना हो जाएं। मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वही पढ़ें जो पोइट आपको पढ़ा रहे हैं या वो चाहते हैं कि आप पढ़ें। He also discusses the idea of imitation। वो आइडिया ऑफ इमिटेशन की भी चर्चा करते हैं, जो किसी की नकल उतारना, नकल करना। ही सेज दैट इफ अ पोएट वांट्स टू गेट अप्रिशिएटेड ही इमिटेट्स। यदि कोई पोएट चाहता है कि उसकी अप्रिशिएशन हो तो वो इमिटेट कर लेता है ग्रेट क्लासिकल ऑथर्स की, जो महान क्लासिकल ऑथर्स होते हैं उनकी वो नकल कर लेता है। इट मे अकर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, या कई बार अनजाने में भी। द सेम थिंग हैपन्स विद द क्रिटिक्स एज वेल, और ऐसा क्रिटिक्स के साथ भी होता है। आर्नल्ड डेवलप्ड अ कंपैरेटिव मेथड क्रिटिसिज्म दैट इज पॉपुलर एज टच स्टोन मेथड। ध्यान रखिएगा, टच स्टोन मेथड के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म ही सजेस्ट्स अ क्रिटिक टू कंपेयर और जज द वर्क ऑफ ए पोएट। वो बताते हैं कि हम किसी पोएट के वर्क को कैसे कंपेयर कर सकते हैं या जज कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग इट टू द ग्रेट वर्क्स, हम ग्रेट वर्क से कंपेयर कर सकते हैं इसको। इवन अ सिंगल लाइन और अ सेलेक्टेड कोट कैन सर्व दिस पर्पस। और एक छोटा सा लाइन भी या कोई कोट भी जो है इस का एक जरिया बन सकता है। इफ द अदर वर्क हैज़ एनी काइंड ऑफ सिमिलरिटी देन इट इज़ अ ग्रेट वर्क। यदि किसी ग्रेट वर्क के कंपैरिजन में जिसकी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी सिमिलरिटी है तो उसे हम ग्रेट वर्क कह सकते हैं, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं कह सकते। For example, if we compare the modern authors to the great authors like Shakespeare, यदि मॉडर्न ऑथर्स की तुलना शेक्सपियर जैसे ग्रेट ऑथर से करें, चाहे वो स्पेंसर हो या मिल्टन, इन सब पोइट से करें, देयर मस्ट बी सम सिमिलरिटीज। कुछ न कुछ सिमिलरिटीज तो होंगे ही। बाय डूइंग सो अ क्रिटिक विल बी एबल टू डिसाइड, और ऐसा करके क्रिटिक ये डिसाइड कर पाएगा वेदर द ऑथर इज टैलेंटेड और नॉट, कि कोई ऑथर टैलेंटेड है या नहीं। इट विल ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द वर्क, और उस वर्क के ग्रेटनेस के लेवल को भी ये फाइंड आउट करने में एक क्रिटिक की हेल्प करेगा। ये फर्दर पार्ट ऑफ द एसे आर्नल्ड स्पीक्स अबाउट चॉसर। वे चॉसर के बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एंड इटालियन पोइट्री, कि वे फ्रेंच और इटालियन पोइट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे। ही आल्सो अप्रिशिएट्स हिज स्टाइल एंड थीम ऑफ पोइट्री। उनकी जो स्टाइल थी लिखने की, उनकी जो थीम जो है, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने चुने हैं वो भी काफ़ी अप्रिशिएबल हैं इनके हिसाब से। ही फाइंड्स हिम वेरी रियल अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। वे मानते हैं कि वो ह्यूमन लाइफ को एज इट इज़ पोर्ट्रे करते हैं या डिस्कस करते हैं। ही कॉल्स हिज डिक्शन और चॉइस ऑफ वर्ड्स लिक्विड डिक्शन। लिक्विड डिक्शन कहते हैं बिकॉज देर इज फ्लूइडिटी इन हिज राइटिंग, क्योंकि उनकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है, वो चेंज देखने को मिलता है, वो डाइवर्जन दिखता है, डाइवर्सिटी दिखती है। एट द अनदर पॉइंट ही कंपेयर्स चॉसर टू दांते।
वो दांती से चौसर का कंपैरिजन करते हैं एंड पॉइंट्स आउट दैट चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। वे पाते हैं कि चौसर की पोइट्री में कुछ खास सीरियसनेस नहीं है। इट वॉज अ ट्रेट ऑफ क्लासिक विच प्रूव्स दैट ही इज़ नॉट अ क्लासिक। और जो सीरियसनेस होता था वो क्लासिक ऑथर्स में होता था, तो ये दिखाता है कि वो एक क्लासिकल ऑथर नहीं थे, जेन्युइनली नहीं थे। एक्चुअल में तो थे ही, क्योंकि वो उस टाइम पे बिलोंग करते थे 14th सेंचुरी में, नेचर से नहीं थे। ही ऑल्सो मेंशंस मिल्टन एंड शेक्सपियर, ड्रैडन एंड पोप, ग्रे एंड रॉबर्ट बर्न्स, बायरन, सेली एंड वर्ड्सवर्थ, इन सभी की वो चर्चा करते हैं। तो टू कंक्लूड, ही ग्लोरीफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द क्लासिक्स। वो क्लासिक्स ऑथर्स की काफ़ी सराहना करते हैं। ही सेज दैट दे अंडरस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि उन्हें वक्त का टेस्ट पता था, उन्हें पता था कि लोगों को क्या पढ़ना पसंद है, लोगों के लिए क्या सही है, एंड पीपल वेरी वेल, और लोगों को भी समझते थे। दिस इज द रीज़न दैट इवन टुडे पीपल एन्जॉय देयर पोइट्री। यही कारण है कि उनकी पोइट्री को आज भी एंजॉय किया जाता है। ही ऑल्सो क्लेम्स दैट दे विल नेवर बी लॉस्ट इन टाइम। वे यह भी कहते हैं कि वे कभी भी वक्त के धूल में खो नहीं जाएंगे, वो हमेशा उन्हें पढ़ा जाएगा, उन्हें पसंद किया जाएगा। दे विल रूल ओवर द हार्ट्स ऑफ पीपल थ्रू आउट एजेस, यानी सदियों तक उनकी पोइट्री जो है रूल करेगी, यानी रीडर्स के दिलों पर राज करेगी। सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ पोइट्री इज अ ग्रेट ऐसे विच फेवर्स द क्लासिक्स, यानी एक बहुत ही अच्छी ऐसे है जो कि क्लासिक्स को फेवर करती है। दैट वॉज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।